हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के यानी क्लास 7 के आज हम लोग मंथली असेसमेंट जो हो रहे हैं अक्टूबर माह का, हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट है। कब? ये माह है अक्टूबर, सत्र 2021-22 का है, जिसमें क्लास 7 है और सब्जेक्ट क्या क्या है तो विषय हिंदी है, इंग्लिश है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत है। ठीक है, आपका पूर्णांक कितना है? 60 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए तो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से पहले शुरू करते हैं। देखिए हिंदी सब्जेक्ट में जो सबसे पहले क्या है लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर देंगे। आप इस गद्यांश को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग सीधा प्रश्न और उत्तर पे आते हैं, लेकिन आप गद्यांश को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका 1 और 2 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 में, ये जो गद्यांश आपने पढ़ा है उसी से आपको आंसर करना होगा। लिखा हुआ है खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो खुसरो था उसका सच्चा आनंद कैसे मिलता है। और आपके पास कितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक का ऑप्शन एक सही होगा। तो आप पहले पढ़े होंगे गद्यांश को, तो पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। चलिए तो क्या लिखा हुआ? ऑप्शन ए लिखा हुआ है राज दरबारों में संपत्ति अर्जित करने से। ऑप्शन बी लिखा हुआ है राज दरबारी शान शौकत से। ऑप्शन सी विलासितापूर्ण जीवन जीने से। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है जनसाधारण के बीच अपने गुरु के पास जाने से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला ऑप्शन डी सही आंसर है, जनसाधारण के बीच अपने गुरु के पास जाने से। ये इसका क्या है? सही आंसर है। तो आप एक का डी पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका क्या रहा? आंसर रहा। ठीक है, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न में लिखा क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है जब खुसरो जन सामान्य के पास जाते थे तब कैसा व्यवहार करते थे। आपसे पूछा गया है जब खुसरो जन सामान्य व्यक्तियों के पास या किसी के पास जाते थे तो उनका व्यवहार कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा है उनसे दूरी बनाकर रहते थे। ऑप्शन बी में लिखा है उनसे घुल मिल जाते थे। ऑप्शन सी लिखा हुआ है उन पर अपनी शान दिखाते थे। ऑप्शन डी में लिखा है उन पर दरबारी रौब दिखाते थे। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनसे घुल मिल जाते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर। किसका? प्रश्न 2 का ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 को करेंगे। तो देखिए जैसा कि प्रश्न 3 आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है, इसमें आपसे बोला गया है कि प्रश्न 3 में निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ मुहावरा दिया हुआ है, टोटल 4 मुहावरा है। ठीक है, आपको इनमें से किन्हीं भी 2 मुहावरा का अर्थ लिख के आंसर करना है। देख रहे हैं क्या है? मैदान मारना, आग में कूदना, दिमाग खाना और लहू लुहान या लहू सूखना है। ठीक है, तो हम लोग इसका किसी भी 2 का मुहावरा का आंसर अभी देख लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्या था? मुहावरा 4 था, तो हम लोग 2 मुहावरा का आंसर देखते हैं। तो पहला हम मुहावरा ले लेते हैं, आग में कूदना। अच्छा, आग में कूदना का मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। तो इसका वाक्य बन जाएगा मुगल शिवाजी से लड़कर आग में कूद गए। तो क्या था? जब मुगलों का शासन था तो शिवाजी महाराज जो थे वो मुगलों से क्या किए थे? युद्ध लड़े थे, तो वो हार गए थे। तो वही यहाँ मुहावरा बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा मुहावरा हम लोग ले लेते हैं, दिमाग खाना। दिमाग खाना का मतलब होता है बेकार की बातें करके तंग करना। तो इसका वाक्य बन जाएगा छोटे बच्चे बड़ों का दिमाग खाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, है ना, तो वही लिखा हुआ दिमाग खाना, इसका मुहावरा हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का कंप्लीट है। इसके बाद वाला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 5 है, 5 नहीं होगा, क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 होगा। तो प्रश्न नंबर 4 हम लोग 4 को करेंगे। ठीक है, तो 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश से विराम चिन्हों को हटाए गए हैं। यहाँ पर कुछ गद्यांश नीचे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक इसमें कुछ चिन्ह होगा, उसको हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए
और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। आपको पूरा गद्यांश को पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक और बताना है कहाँ कहाँ विराम चिन्ह छूटा हुआ है। तो चलिए आप इसको पूरा पढ़ के अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, कहाँ क्या चिन्ह होगा हम उसको अभी बता देते हैं। देखिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ एक पूर्ण विराम सीधा दाग देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक पूर्ण विराम लगाना है, इसे सीधा दाग देना है, ठीक है। उसके बाद बाँसुरी होती, तो बाँसुरी होती, काश मेरे पास भी बाँसुरी होती, तो होती के बाद एक यहाँ पर ही आपको चिन्ह लगाना है इस तरह का सीधा, उसके बाद सीधा लास्ट में लगाना है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पूर्ण विराम और कहाँ प्रश्नवाचक लगेगा। तो प्रश्नवाचक एक जगह लगेगा, बाकी 4 जगह क्या लगेगा हम लोग का, ये सीधा डंडा लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। चलिए, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उतारना है और पूर्ण विराम और क्वेश्चन मार्क आपको लिख लेना है। कंप्लीट है 4 नंबर। और हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ पंक्ति दिया हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो पंक्ति क्या लिखा है, लिखा हुआ है, जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार, ठीक है। अब इसको इस पूरा का मीनिंग आपको बताना कि क्या होगा इसका अर्थ, ठीक है। एकदम पूरा आपको इसका अर्थ बताना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका अर्थ देखते क्या होगा। हाँ ठीक है, चलिए अर्थ को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग, उसके बाद लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तलवार अर्थात शारीरिक शक्ति के ऊपर कलम अर्थात मानसिक शक्ति की प्रतिष्ठा की है। उसके बाद आपको व्याख्या लिखना है, व्याख्या लिख के लिखना है, कवि का कहना है कि वैसे देश में जहाँ मनुष्यों के अंतर्मन में सदैव आग की चिंगारी समान विचार उत्पन्न होते रहते हैं, लोग अपनी धमनियों में क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बुरी प्रवृत्तियों को पनपने नहीं देते, वहाँ यदि लोगों के हाथों में तलवार नहीं भी हो तो चिंता की कोई बात नहीं होती, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न 5 का उत्तर हो गया। चलिए आप लिख लीजिए इसको देख के। चलिए दोस्तों अब हम लोग इंग्लिश का देखते हैं क्योंकि हिंदी का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो हिंदी सब्जेक्ट का देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, रीड द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है। अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको इसका कुछ प्रश्न इससे संबंधित दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन से बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 नंबर, हु इज़ आस्क फॉर द रूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉम, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इस पर टिक लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, टॉम, ए नंबर, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। चलिए तो प्रश्न 2 को देखिए प्रश्न नंबर 2 में जो है क्या लिखा हुआ है, हु इज़ मिस्टर गूगल्स, ठीक है। आपको 2 नंबर में बताना है कि मिस्टर गूगल कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्टर गूगल्स इज अंकल पोजर्स ए नेबर। वो एक पोजस के क्या थे, पड़ोसी थे, कौन, मिस्टर गूगल्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये आंसर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का पहला का भी आंसर क्या था, ऑप्शन ए, और दूसरा का भी आंसर क्या था, ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो उसमें 1-2 ही क्वेश्चन था, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फॉर्म। आपको वर्ब फॉर्म्स का करेक्ट फॉर्म लिखना है। तो ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, तो 3 है। इसमें से आपको वर्ब 1 दे रखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, स्लेप। तो स्लेप का वर्ब 2 क्या होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उतार लीजिएगा। देखिए इसका होता है स्लेप्ड, SLAPED, क्या हो जाएगा, स्लेप्ड, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, स्लेप्ड। यानी स्लेप का वर्ब 2 भी स्लेप्ड होता है और वर्ब 3 भी क्या होता है, स्लेप्ड ही होता है। यानी ईडी आपको लगा देना है, खाली क्या लगा देना है, ईडी, ठीक है। स्लेप है यहाँ, आप ईडी लगा दीजिए, हो जाएगा। चलिए तो स्लेप का कंप्लीट। अब लीप का क्या लिखना है, तो लीप का होता है लेफ्ट, यानी आपको लीप का लिखना है LEFT, लेफ्ट, और इसका भी लिखना है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ठीक है। तो लीप का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और स्लेप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ड।
क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप इसको उतार लीजिए, फिर भी एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर ही पूरा अच्छा से भर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर किसको देखते हैं, 3 को। तो देखिए प्रश्न 3 क्या लिखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है हु आर 7 ऑफ यू रिफर्ड टू व्हेन अंकल पोजर सेस। ठीक है, 7 ऑफ यू गैपिंग around there and you don't know what I did with the hammer। ठीक है, आपको 7 इसमें से कुछ नाम है उसको लिखना है, 7 ऑफ नेम लिखना है। ठीक है, चलिए तो 7 नेम को हम लोग क्या क्या रेफर करते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ये 7 नेम है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। क्या है 7 नेम, पहला है टॉम, जिम, विल, मेरिया, द लिटिल गर्ल, सर्वेंट, नरतर। ये 7 को आपको नाम लिख लेना है। ठीक है, तो ये 7 को नाम आप लिख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है व्हाट वाज एवरीवन्स रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जब डैडी पॉन्ड में जब वो गिरे तो जितने भी वहाँ पर लोग थे उनका रिएक्शन कैसा था, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एवरीवन्स फेस ग्रो मैरी एंड ब्राइट। क्या है, मैरी एंड ब्राइट एंड टिमोथी बिगन टू डांस इन डिलाइट। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग का मैथ का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। मैथ देखिए तो हम लोग का इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंग्लिश हम लोग का कंप्लीट हो गया, 4 तक था इंग्लिश। अब हम लोग मैथ करेंगे। ठीक है, अब चलिए गणित वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग गणित सब्जेक्ट से। चलिए देखिए, तो गणित का क्वेश्चन जो है वो पहला प्रश्न है गणित का, 35 छात्रों में 21 छात्र हॉकी खेलते हैं। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 35। हॉकी कितने स्टूडेंट खेलते हैं, 21। बताइए कितने प्रतिशत छात्र हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, अगर बताइए टोटल स्टूडेंट 35 है, इसमें से 21 स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं जो हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो 14 स्टूडेंट क्या है, हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, 14 स्टूडेंट हॉकी नहीं खेलते हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितना है, 35 है, तो आपको नीचे बटा में 35 लिखना है। वो पूछा है कितने प्रतिशत नहीं खेलते, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी को हम लोग को गुना क्या करना पड़ता है, 100। तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। अब देखिए इसको काटिए, 7 के पहाड़ा में 14 कटेगा 2 बार में, 7 के पहाड़ा में 35 कटेगा 5 बार में। ठीक है, उसके बाद 100 कट जाएगा किससे, 5 से, कितना बार में, 20 बार में। ठीक है, 20 बार में कट गया। तो अब 20 को और 2 को आपको गुना करना, तो 20 को और 2 को आप जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 40। 20 दूनी 40 और प्रतिशत, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में आप टिक लगा दीजिए, 40%। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 0.089 को प्रतिशत में बदलने पर कितना प्राप्त होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुना क्या करना पड़ता है, 100। इसका मतलब यहाँ पर 0.089 दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से, तो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। लेकिन आपको पता होगा कि पॉइंट को हम लोग काट के 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 3 गो नंबर है तो 3 गो 0 देते हैं। ठीक है, तो अब ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। ठीक है, तो आपका फाइनली बच कितना गया, तो यहाँ लिखते, देखिए यहाँ बच गया 8-9 मतलब जो 89 के पहले जो 0 है ना, ये आपको नहीं लिखना है, बटा में कितना आएगा, 10। ठीक है, इतना प्रतिशत। अब जाके यहाँ नीचे क्या है, 10 है, वो 89 है, तो आपको यहाँ पर ही क्या कर देना है, बराबर करके आपको 8.9% कर देना है। ठीक है, क्योंकि 0 1 है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए, तो पहला का तो आंसर क्या था, बी, और दूसरा का भी आंसर क्या आया, ऑप्शन बी आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग प्रश्न 3 को देखेंगे। देखिए प्रश्न 3 में लिखा हुआ है 80 रुपये की गेंद को 105 रुपये में बेची गई। ठीक है, बताइए कितने प्रतिशत
लाभ प्राप्त होगा, आपको लाभ निकालना है, क्योंकि 80 रुपये में एक गेंद को खरीदा गया था और 105 रुपये में बेचा गया था, तो लाभ तो आया, लेकिन आपको प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 105 रुपये। ये दिया हुआ है कि एक 80 रुपये में खरीदा जाता है, 105 में बेचा जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग का हो गया 80 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 105 रुपये। अब बताइए आप यहाँ इसीलिए लिख दीजिएगा, इसीलिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा, ये बड़ा का साइन होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। अच्छा विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको लिखना, इसीलिए लाभ बराबर, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ का आपने फॉर्मूला लिख दिया, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अच्छा विक्रय मूल्य 105 है और क्रय मूल्य 80 है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 रुपये। यानी उसको लाभ प्राप्त कितना का होता है, 25 रुपये का होता है, लेकिन आपको इसको प्रतिशत में लिखना है। तो चलिए इसको प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। तो हम लोग का लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। ये बटा है, बटा मतलब इस तरह ये लिखा हुआ है, देखिए लाभ गुना 100, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब बटा में कितना होता है, क्रय मूल्य, बटा में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये बटा का सिंबल होता है। तो अब आपको करना क्या है, अब लाभ कितना है, लाभ आया है 25 रुपये, ये तो आपको 25 रुपये लिख देना है। उसके बाद गुना 100, ये फॉर्मूला से उतर गया, और ये बटा, ये जो बटा है ये भी बटा है, बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये। ठीक है, अब आपको 25 को 100 से गुना करना है, तो कितना आएगा, 2500, बटा कितना आया, 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 से ये 0 क्या होगा, कटेगा। अब 80 से हम लोग जब 250 को भागा लगाएंगे, 80 से 8 से भागा लगाएंगे, है ना, 80 से नहीं, क्योंकि 0 0 कट गया। या फिर आप 2500 को सीधा 80 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, 2500 को 80 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, 31.25%। इसका प्रतिशत में इतना का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको छोटा कर देते हैं, 3 नंबर का भी आंसर कंप्लीट है। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। देखिए हम लोग का प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 4 में लिखा है 900 रुपये का 1 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपये है। ठीक है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा इसका प्रत्येक 900 रुपये का साधारण ब्याज, प्रत्येक साल इसको 90 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 90 को 4 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा, 360 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, तो इसका हल क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्या बोला था, 900 का 900 रुपये का 1 साल का साधारण ब्याज कितना दिया था, 90 रुपये। ठीक है, तो आपको लिखना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपये, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज आप यहाँ इसीलिए लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 90 गुना 4 बराबर 360 रुपये। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए, जैसे बनाया इसी तरह आपको उतारना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न 5 में लिखा है 10,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो प्रश्न 5 है, इस प्रश्न में ये नहीं बोला है कि साधारण ब्याज से निकालना है मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो जब कुछ ना बोले तो हम लोग साधारण ब्याज से ही निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ जिक्र नहीं है कि साधारण ब्याज से निकालना है या चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो हम साधारण ब्याज से आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए तो इसको हम लोग साधारण ब्याज से निकालते हैं। कितना, प्रश्न 5 को। तो यहाँ पर देखिए जो 10,500 ये क्या हो जाएगा, ये मूलधन कहलाएगा, मूलधन मतलब P, और ये जो 6% है ये क्या कहलाएगा, ये 6% आपका रेट कहलाएगा। ठीक है, ये 5 जो दिया हो ये क्या कहलाएगा, ये टाइम यानी समय कहलाएगा। तो 3 चीज़ दिया है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को गुना करते हैं और बटा में कितना लिख देते हैं, 100, बटा में कितना लिख देते हैं, 100, तो साधारण ब्याज निकल जाता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाना है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए हम लोग साधारण ब्याज से निकालेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, तो आपको लिखना है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ये जो चिन्ह ना, ये बटा का है, तो हम लोग इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, मूलधन, ठीक है, गुना 100 से समय और 2 से दर, बीच में गुना, बटा 100। आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दे दिए हैं, बटा का साइन दे दिए हैं, बटा 100 हो गया। अब इसके बाद मूलधन के जगह में आपको मूलधन का मान बैठाना होगा। ठीक है,
तो देखिए ये मूलधन है, तो मूलधन कितना है 10,500 गुना समय कितना है 5 वर्ष, तो 5 बैठाना है, दर कितना है 6, तो 6 बैठाना है, ये बटा है, बटा कितना 100, ये वाला 100। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पूरा 10,500 और 5 और 6 सबको गुना करने पर आया कितना, तो गुना करने पर देखिए इतना आया 3, 1, 5 और 3 को 0। ठीक है, अब बटा में कितना है 100, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर भाग लगाना है, यानी ये 0 से ये 0 कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, तो बचा कितना, बच गया आपका 3, 1, 5 और 1 0, यानी 3,150 रुपये। ये क्या निकल गया, ये निकल गया साधारण ब्याज, इसका ब्याज है। ठीक है, अब साधारण ब्याज निकल गया, तो आपसे पूछा क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, यानी मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है 10,500, ब्याज कितना निकला है 3,150, बैठा देना है। अब दोनों को आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा 13,650, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज से हम लोग निकाल लिए। आप चक्रवृद्धि ब्याज से बोला नहीं है इसलिए हम लोग नहीं निकालें। ठीक है, चलिए तो हम लोग का मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। देखिए तो हम लोग का मैथ का पोर्शन क्या हो जाता है कंप्लीट। ये 5 नंबर क्वेश्चन था हम लोग का 5 कंप्लीट। अब हम लोग विज्ञान वाला देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो अब विज्ञान देखिए, ये रहा आपके सामने विज्ञान का क्वेश्चन। तो अब हम लोग विज्ञान को करेंगे। ठीक है, देखिए ये विज्ञान, तो विज्ञान का प्रश्न 1 क्या लिखा है, वनों के लगातार खत्म होने के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और यह विश्व उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण होगा। वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है, तो आपको बताना वायु में कौन सा गैस ऐसा जो बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। तो कौन सा गैस बढ़ जाने से होता है, ऑप्शन ए में लिखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कौन से दर्पण अथवा लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का होता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला विकल्प क्या है, ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी दिया हुआ अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी क्या है समतल दर्पण। ठीक है, तो आप यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ पर दोनों चीज़ बोला है। क्या चीज़, प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो एकमात्र अवतल दर्पण का एक ही ऐसा कंडीशन होता है जो आपका आभासी भी हो और वस्तु से बड़ा होने, तो इसका आभासी अवतल दर्पण का नहीं बनता, वास्तविक बनता है। एक ऐसा है कि आभासी भी बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नंबर का। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण, बहुत सारे क्वेश्चन जो यूट्यूब में कराए जा रहे हैं उसमें से वो आंसर इस पे टिक लगाया है सी में, लेकिन वो गलत है, सी नहीं होगा। ठीक है, आपको बी ही करना है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, गलत नहीं उतार लीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग प्रश्न 3 को बनाते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, कैसे, 2 कारण बताइए। आपको 2 कारण बताना है कि वृक्ष को अगर हम लोग सड़कों के किनारे लगा देते हैं पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, तो कैसे है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 2 कारण बोला है, तो पहला हो जाएगा सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को पेड़ सोख लेती है। तो क्या होता है, जब सड़क के किनारे अगर मान लिया जाए कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और सड़क पे बहुत सारा वाहन चलते हैं, तो उससे जो हानिकारक गैस निकलते हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं वाहनों से, तो पेड़ पौधा क्या करते हैं, उस हानिकारक जो गैस है उसको सोख लेते हैं, मैंने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, पहला कारण। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कारण। तो देखिए ये रहा दूसरा कारण। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो दूसरा कारण हो जाएगा पेड़ उचित मात्रा में ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करती हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, मैंने सोख लेती है पेड़ पौधा, और ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त कर देती है, मैंने हम लोगों को दे देती है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो ये इसका 2 कारण था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए तो अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी क्यों कहा जाता है। आपको बताना जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, चलिए इसका आंसर देखेंगे। देखिए तो इसका आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है अभिसारी लेंस उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली किरणें प्रिज्मों के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस की मुख्य अक्ष की ओर मुड़ती है। जो प्रिज्म मुख्य अक्ष से जितना अधिक दूर स्थित होता है उसका प्रिज्म कोण उतना ही अधिक मोड़ता है। यही कारण है कि प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों से विचलित होकर एक ही बिंदु पर
मिल जाती हैं, आपको लास्ट में लिखना है। इसीलिए अभी उत्तर लेंस को आपको लिखना है इसके बाद, इसीलिए उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आप ये खुद से जोड़ दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन ये भी। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर साइंस का जो 5 है उसको बनाएंगे। प्रश्न 5 क्या लिखा है? प्रिज्म में सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। ये 7 रंग कौन से हैं, इसे आप चित्र आरेख के द्वारा समझाइए। आपको जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष वो आपका 7 रंग का होता है, तो आपको दिखाना है चित्र के द्वारा। चलिए, तो हम लोग चित्र के द्वारा इसको देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने क्या है? चित्र है ना। तो आपको इस तरह का चित्र बना लेना है। आपको यहाँ लिखना है व्हाइट लाइट, माने श्वेत प्रकाश। आपको यहाँ क्या लिखना है? हिंदी में लिख दीजिएगा, आप सम बोल दे रहे हैं, श्वेत प्रकाश, ठीक है। क्या लिखना है? श्वेत प्रकाश, ठीक है। आपको हिंदी में लिखना है श्वेत प्रकाश इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद इस तरह का डायग्राम बनाना है ना। आपको ये लिखना है प्रिज्म। आपको प्रिज्म, देखिए हिंदी में प्रिज्म ही होता है, ये प्रिज्म, ठीक है। तो आपको ये प्रिज्म हो गया। आपको ये प्रिज्म, यहाँ पर ग्लास प्रिज्म जो लिखा है ना, ये शीशा का प्रिज्म है, इसीलिए आप शीशा का प्रिज्म लिख सकते हैं, ठीक है, शीशा का प्रिज्म। इसके बाद आप ऐसा देख के चित्र बनाइएगा। आपको हिंदी बता दिए कि इंग्लिश के जगह में हिंदी क्या क्या लिखना है। इसके बाद ये कलर जो दिख रहा है, अगर आपको आपसे ये जो कलर है, ये कलर अगर नहीं होता है तो आपको कलर नहीं करना है, केवल स्केल से इस तरह दाग दे देना है, ठीक है। आप स्केल से इस तरह क्या कर दीजिएगा? दाग केवल कर दीजिएगा, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको स्केल से खाली इस तरह क्या कर देना है? दाग कर देना है 7 बार, ठीक। लेकिन यहाँ पर ही आपको नाम लिखना है। क्या लिखा है? पहले रेड लिखा है, ऑरेंज लिखा है, येलो लिखा है, ग्रीन लिखा है, ब्लू लिखा है, इंडिगो और विवग्योर, ठीक है, वॉयलेट लिखा हुआ है। तो आपको इसको लिख लेना है। तो अब इसका हिंदी अगर आपको लिखना है, आपको तो इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिखना है ना। तो रेड का लाल होता है, ऑरेंज का नारंगी होता है, येलो का क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ग्रीन का हरा, ब्लू का नीला, इंडिगो का बैगनी और इंडिगो, ठीक है, और ये आपका जामुनी हो जाएगा। इंडिगो क्या हो जाएगा? जामुनी, और वॉयलेट का क्या हो जाएगा? आपका बैगनी। तो इसका हिंदी अगर देखना है तो इसी टाइप का एक और चित्र है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। नाम आपको हिंदी में लिखना है, तो हम तभी दिखा रहे एक चित्र और। देखिए, आप चित्र उसका बनाइएगा, ठीक है। नाम आप इस तरह लिख सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। आप हिंदी में इस तरह नाम लिख दीजिएगा। चित्र वो बनाइएगा जो इससे पहले वीडियो दिखाएं, वो चित्र अच्छा है, ठीक है। अब लेकिन ये हेडिंग में दे दीजिएगा इंद्रधनुष के 7 रंग, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा चित्र बनाना कैसे है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप गूगल पे सर्च करिएगा, ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंग के चित्र, तो वो आपको आ जाएगा, वहाँ आप उसको भी देख के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो हम लोग का क्या हुआ कि साइंस वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। हम लोग इसी का अभी आंसर देखें, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे किसको? सामाजिक विज्ञान को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान को शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। आपको बता रहा है कोई ऐसा चीज़, आपको नाम बताना है जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। यदि आदिल शाह का मकबरा है, यह क्या है? यह आदिल शाह का मकबरा है। आपको ये भी याद रखना कि आदिल शाह का ये मकबरा है तथा कर्नाटक में स्थित है। आपको 3 हिंट्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया है? यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, किसका मकबरा है? आदिल शाह का मकबरा है और कर्नाटक में है। तो बताइए कि ये जो इमारत है, ये इमारत कहाँ है? आपसे पूछा उपयुक्त वाक्य किस इमारत के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है गुलबर्गा, ऑप्शन बी देखा है बीजापुर, ऑप्शन सी दिया फतेहपुर सीकरी, या ऑप्शन डी दिया आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर, ठीक है। आपको इसमें टिक लगा लेना है। कंप्लीट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग अब प्रश्न 2 को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, प्रश्न 2 में, अगर आप अपने विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? बताइए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन दिया है ए नंबर में, कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। ऑप्शन बी लिखा हुआ है, आपदा विभाग को फोन करके सूचित करेंगे। ऑप्शन सी भी लिखा हुआ है, प्रधान शिक्षक के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे। या ऑप्शन डी लिखा हुआ है, अपने माता पिता को मदद के लिए बुलाएंगे। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर जो 2 नंबर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग के जो क्लास में शिक्षा होंगे, यानी कक्षा शिक्षा के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। तो आप ऑप्शन बी में इसका टिक लगा लीजिए, ठीक है। 2 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो प्रश्न 3 लिखा हुआ है, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दें। आपको सही क्रम सजाना है कि सबसे पहले क्या क्या होता है। तो ओ नंबर में देखो क्या दिया है चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना। उसके बाद बी नंबर यानी बो में दिया है चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना। 100 में दिया है पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना। ऑप्शन डी मतलब 2 में दिया है नामांकन को खारिज या रद्द करना। तो सही क्रम क्या है जो सबसे पहले होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले होगा बो, उसके बाद 2, उसके बाद 100, उसके बाद ओ। ठीक है, ए नंबर इसका आप आंसर कर लीजिएगा। 3 का ए होगा सही आंसर। हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए प्रश्न 4 में लिखा है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न 4 में लिखा हुआ विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कई प्रकार की योग्यता का निर्धारण किया गया है, कोई 4 योग्यता बताइए। तो विधान परिषद में आपको अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, तो उसमें से आपको केवल 4 कंडीशन को लिखना है, क्या क्या योग्यता क्या होना चाहिए ताकि आप विधान परिषद का सदस्य बन पाएँ। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर, तो उत्तर में लिखा है विधानसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता। देखिए कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो सकता है बशर्ते उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हो। पहला क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसका दूसरा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से अगर कम है आयु तो वो नहीं बन सकता है विधानसभा के सदस्य। और इसके बाद ग नंबर में लिखा है वह पागल या दिवालिया ना हो, वो पागल नहीं होना चाहिए। और दिवालिया का मतलब वो जैसे कि उसके वो दिवालिया का मतलब बैंकक्रप्टी हो जाता है ना, उस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन चौथा यानी घ नंबर में लिखा है वो कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। ठीक है, वो कानून के द्वारा क्या घोषित ना हो, अपराधी। हो गया, ये योग्यता आप देखकर उतार लीजिए इसको। चलिए तो हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न 5 होगा। क्या लिखा है, जल चक्र को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जल चक्र को हम लोग चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। चलिए मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, चित्र को आपको उतार लेना है, कुछ नाम लिखा है उसको लिख लेना है। अगर आपको चित्र ना अच्छा लगे तो आप गूगल पे सर्च करिएगा जल चक्र का चित्र, तो वो आ जाएगा बहुत सारा चित्र, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जल चक्र का एक डायग्राम है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए आपको इस तरह बना लेना है। ये हो गया समुंदर, इधर से आ गया ये नदी, ये क्या हो गया, नदी हो गया। ठीक है, अब देखिए नदी का पानी कहाँ आ रहा है, समुंदर में। ठीक, अब जाके समुंदर से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। देखिए ये नाम आपको लिखना है तीर बना के। ठीक है, एरो बना देना है, जैसे ये बना हुआ है आपको वाष्पीकरण के बाद उधर दिख रहा है कि यह सूर्य है और ये क्या बन गया, बादल बन गया। ठीक है, आपको तीर से यहाँ दिखाना क्या होता है, बादल। अब बादल का क्या होता है, संघनन। संघनन का मतलब जमना है ना, ठंडा होना। तो ये क्या होता है, संघनन, ये आपको लिखना है। संघनन होता है, संघनन होकर ये बादल आया, संघनन होकर ये जम गया, जम के क्या बन गया, इस तरह बादल बन गया। ठीक है, तो अब ये बादल बनने के बाद ये जब बादल बनाती है, बादल से क्या होता है, वर्षा होता है। तो ये देखिए वर्षा है, तीर का निशान इधर है, तो इस तरह आपको चलना। वर्षा से फिर क्या होता है, नदी में आता है और ये पूरा पृथ्वी पे जमीन पे पूरा ये क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, फिर वर्षा का पानी कहाँ जाता है, समुद्र पर। इसी तरह ये गोल गोल चक्र घूरते रहता है। तो इस तरह का ये एक चक्र बन गया। तो आप इसको बना लीजिएगा देख के। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। और एक चित्र अगर ये नहीं हो रहा तो आप गूगल पर सर्च करिएगा, आ जाएगा पूरा। और एक चित्र मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ये अच्छा ना लगे तो वो बना, आप ये वाला भी चित्र बना सकते हैं। ये जो लिखा है ऊपर में लिखा है ना जल चक्र। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखिए नदी है, ये क्या है, नदी है। ठीक है, नदी या समुद्र आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। देखिए यहाँ वाष्पीकरण लिखा है, यहाँ से वाष्पीकरण सूर्य के द्वारा हुआ, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये पानी बना, बनने के बाद ये क्या हुआ, संघनन हुआ। इसका संघनन के बाद ये जम गया, ये बन गया बादल। क्या बन गया, बादल, ये बादल है। ठीक है, ये बना बादल। अब बादल से क्या हुआ, वर्षा। तो वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद फिर ये गिरता है समुद्र में, पेड़ के पास गिरता है समुद्र में। फिर ये वाष्पीकरण सूर्य के द्वारा भी होता है और पेड़ से भी देखिए वाष्पीकरण होता है। ठीक है, आप ये चित्र भी बना सकते हैं, इससे पहले जो बताया था वो चित्र भी बना सकते हैं, या गूगल से सर्च करके भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे। 6 नंबर क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, तो 6 नंबर में लिखा है सल्तनत कालीन और मुगल कालीन स्थापत्य कला में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन जो स्थापत्य कला उसमें आपको अंतर बताना। ये 3 नंबर के लिए है। कितना नंबर मिलेगा आपको, 3 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का, 6 का, प्रश्न 6 का।
देखिए तो हम लोग करते क्या है, सल्तनत काल की स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी। ठीक है, तो आपको लिखना है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की निम्नांकित विशेषताएं हैं। क नंबर पॉइंट। ठीक है, सल्तनत कालीन में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। ख नंबर हो जाएगा, भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया है। और ग नंबर हो जाएगा, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरणों में मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया सल्तनत काल का। चलिए तो हम लोग अब 3 पॉइंट देख लेते हैं उसका भी। देखिए तो हम लोग अब मुगल काल का भी 3 पॉइंट ही देख लेते हैं, दोनों में अंतर बोला है। तो आपको लिखना है मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। मुगल कालीन स्थापत्य कला की निम्नांकित विशेषताएं। क नंबर, मुगल काल में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। ख नंबर में हो जाएगा, निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा प्लस्तर एवं गचकारी का प्रयोग। ठीक है, और ग नंबर हो जाएगा, पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवाहरात से ली गई सजावट। तो ये 3 पॉइंट हो गया मुगल कालीन का। ठीक है, तीन पॉइंट दोनों का लिख दिए, आप अच्छा से इसको सजा के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो अब हम लोग संस्कृत बनाते हैं। हम लोग का कंप्लीट हो गया जो सामाजिक विज्ञान था, ये हम लोग आखिरी क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग संस्कृत बनाएंगे। तो संस्कृत में आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद बोला है इसी के अनुसार आपको उत्तर चुनना है। तो प्रश्न 1 में जो लिखा हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, हम उस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो पहला का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और दूसरा प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रथमा, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग का 1 और 2 का ऑप्शन हो गया। ठीक, क्या क्या था, प्रश्न 1 का था बी नंबर, प्रश्न 2 का था ए नंबर, ये आंसर है, आप लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग अब प्रश्न 3 बनाते हैं संस्कृत का। देखिए संस्कृत का हम लोग जो प्रश्न 3 है और प्रश्न 4 है, इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ये इसका आंसर है, आप देख के लिख लीजिए पूरा। ठीक है, चलिए तो आप देख के आंसर लिख लीजिए जो है 3 का और 4 का। तो हम लोग का संस्कृत भी पूरा कंप्लीट होता है। तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, जितना भी क्वेश्चन था 6 सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आया वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करने से आपको नेक्स्ट एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो देखते रहिए।